बड़ी खबर है, ईरान के इनकार के बाद कच्चे तेल के भी दाम बढ़ गए हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम में 7% का इजाफा हुआ है और ब्रेंट क्रूड के दाम $96.46 प्रति बैरल जा पहुंचे हैं। 22 अप्रैल को खत्म होना है ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर, ये भी आपको बता दें। और उससे पहले आप देखिए, लगातार जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, हॉर्मूज स्ट्रेट खुलता है तो तेल के दामों में कमी आती है और जैसे वो बंद होकर अब जो तकरार बनी हुई है, एक बार फिर कच्चे तेल के दाम में जो है इजाफा देखने को मिल रहा है। ये जो फ्लक्चुएशंस हम देख रहे हैं, ये आने वाले वक्त में ये किस ओर इशारा कर रही है, क्योंकि यहाँ तो तनातनी और बढ़ती जा रही है। संजीव, क्या देखिए, और अगर हम इसे पूरी दुनिया को छोड़ केवल भारत के दृष्टि से देखें तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो आयात निर्धारित है, आयात आधारित है, हमारी अर्थव्यवस्था एनर्जी का जहां तक सवाल है, हम आयात पर निर्भर हैं। 80% एनर्जी हम आयात करते हैं। तो आप सोचिए कि अगर इसमें 7 से 8% का इजाफा हो जाता है बस एक झटके में, तो वो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर कितना बड़ा आघात पहुंचाते हैं। हमारी जो बिल्स हैं, एनर्जी बिल्स, वो कितनी बढ़ जाती हैं। इस बात से बेफिक्र अमेरिका और ईरान इस युद्ध में अपने आप को एक दूसरे से ऊपर साबित करने में लगे हुए हैं। और दिक्कत इस बात की है कि रणनीतिक तरीके से अगर इस वक्त युद्ध खत्म हो जाता है तो ईरान के पास एक बड़ा पॉइंट हो जाता है कि हमने युद्ध जीत दिया, देखिए बातचीत के लिए मजबूर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को लगता है कि कहीं ये वियतनाम क्यों न कह दिया जाए, इसीलिए कुछ न कुछ तो हासिल करके चलो। अब इस द्वंद में देखिए पूरी दुनिया फंसी हुई है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ईरानियंस हैं उनका तो कहना है कि ये $200 तक जा सकता है। आप सोचिए अर्थव्यवस्थाओं की क्या स्थिति हो जाएगी। और ऐसे में कोई विश्व समुदाय में ताकतवर देश नहीं है, कोई ऐसा मल्टीलैटरल एजेंसी नहीं है जो आगे आकर के कहे कि आप क्या कर रहे हैं, विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। और यही हालात अगर रहे तो सिर्फ वो देश जो कि आयात करते हैं ऊर्जा की, वही बर्बाद नहीं होंगे, वो खुद भी बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि ईरान अगर अपने तेल बेच नहीं पाएगा तो इस युद्ध में कितना सर्वाइव कर पाएगा। बिल्कुल। और ऐसे में टीपी त्यागी सर, अगर आप एक पॉजिटिव नोट, अगर आप एक उम्मीद के साथ कह भी रहे हैं कि ईरान हो सकता है लास्ट मिनट मान जाए, जैसे लास्ट टाइम मान गया, लेकिन जब वो लास्ट टाइम माना था वो किस अपने उसी तेवरों के साथ वो वहां पहुंचा था। विमान में उस स्कूल की बच्चियों की फोटोज और उनके बिलोंगिंग्स को लेकर वो किस तरह से पहुंचे थे, तेवर उसके वहीं कड़े थे। लेकिन इस बार तो हालात और बिगड़ते दिख रहे हैं। तो अगर ईरान मानेगा भी तो कैसे मानेगा? अच्छा, मैं एक नई चीज डालना चाहता हूँ। दरअसल में जो नैरेटिव चला दिया जाता है, सब लोग उसी पे बात करने लगते हैं। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि असाधारण स्थिति के लिए उपाय भी असाधारण ही सोचने पड़ते हैं। कि मेरा असाधारण कहने का मतलब ये है कि हम यानी कि भारत सबसे ज्यादा इफेक्टेड है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से। हमारा तेल, हमारा फर्टिलाइजर, उसका तो इफेक्ट 6 महीने बाद पता लगेगा। हीलियम गैस और हमारी तरह तरह की जो कम्युनिकेशन लाइंस हैं, ऑप्टिकल फाइबर वगैरह वगैरह। क्या भारत ने कोरोना के टाइम पे जैसी सारी दुनिया का ख्याल रखा, हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम सबसे ज्यादा इफेक्टिव है और हम चुप रहे। हमारी दोस्ती ईरान के साथ है, हमारी दोस्ती IRGC से नहीं है। IRGC में ईरान है कहाँ? IRGC का मतलब है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड। ये तो एक ऐसी फोर्स है जिसमें बाधित फोर्स है। इसकी ये इसका काम दूसरे देशों में जाके आतंकी संगठन पैदा करना, उनको पालना पोसना बड़ा करना, एक स्टेट में दूसरी स्टेट बनाना, एक नहीं कम से कम आधे दर्जन से ज्यादा देशों के अंदर ये ऐसा कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में हमने, इंडियन नेवी हमारी किस लिए? वी शुड कम फॉरवर्ड। और अगर हम फॉरवर्ड आते हैं तो पाकिस्तान के साथ कमी क्या है? कोई षड्यंत्र पे, धोखेबाजी पे, आतंक पे, चंदे के ऊपर पलने वाले इस देश की क्रेडिबिलिटी नहीं है। यानी कि अगर ये मीडिएटर बना बैठा है। और मीडिएटर, अब अगर मान लीजिए इंडिया आ जाए, इंडिया के पास तो एक्सिस क्रेडिबिलिटी है। पहली बात तो दोनों देश बात भी सुनेंगे, और दूसरी बात, अगर केवल ऐलान कर दिया जाए कि अगर ऐसा नहीं हुआ विद इन ए गिवन टाइम, तो फिर वी विल थिंक ऑफ सेंडिंग इंडियन नेवी ओवर देयर। आप इमेजिन कीजिए क्या इफेक्ट होगा। ताकत जो है वो हथियार से ज्यादा शब्दों में होती है। और वो शब्द शुरू करें। ईरान की तरफ से क्या हो रहा है? ईरान की तरफ से शब्द ही तो कहे जा रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो क्या ये ऐसा नहीं हो सकता?
You will have to think out of box. दैया Then साहब, only you what is your speculation? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ये मेरे को बिल्कुल नहीं लगता कि बिल्कुल लगेगा, आपको लगेगा क्योंकि- नहीं ना, आपको नहीं लगेगा सर, आपको नहीं लगेगा। सवाल उसका ये, चलिए खैर आप बोलिए। देखो, जहां तक अभी तक इंडिया का स्टांस रहा है, वो अब जो हमारा डिप्लोमेटिक स्टांस भी जो है, वो एक स्टैंड अलोन अप्रोच रहा है। हमने दोनों देशों से बातचीत का जरिया जारी रखा है, और ऐसे में अगर इंडिया अपनी नेवी भेजेगा यूएस का ब्लॉकेड ईरान के पक्ष में ब्लॉकेड खुलवाने के लिए, तो वो बहुत ही नासमझी वाली बात होगी, और इसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा जो कमिटमेंट है, वो मेरे को नहीं लगता कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप समझदार है, वो ऐसा करने को तैयार होगी। और जहाँ तक कि इंडियन नेवी की जो पार्टिसिपेशन है, इंडियन नेवी वहाँ पे है, मौजूद है, लेकिन वो अपना हमारे जो कमर्शियल शिप्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सेफ पैसेज के लिए है। हाँ, ये तो कई बार एमई की तरफ से क्लियर किया गया है। हाँ, ये बिल्कुल क्लियर किया गया है। तो इस समय हमारा इसके अंदर कूद के आना, और खासकर विद मिलिट्री पावर, वो असंभव है, और वो बिल्कुल भी, जहां तक मेरा ख्याल है, वो इस सिचुएशन में कोई मदद नहीं करेगा। जहां तक कि पाकिस्तान की जो बात है, पिछले साल तो जब हमने सर तो पाकिस्तान, आप पाकिस्तान की भूमिका की आप बात कर रहे थे ना दैया साहब? नहीं, पाकिस्तान जैसा देश मध्यस्थता वो करा पाएगा, या यही सबसे कमजोर कड़ी है इस शांति वार्ता की? क्योंकि इसका मैं मतलब समझाऊंगा आपको, है। देखिए जी, एक मिनट त्यागी जी एक मिनट, उनको कंप्लीट करने दीजिए। हाँ जी। देखो, जब भी कोई बातचीत की मध्यस्थता करता है, तो उसके पास दोनों जो स्टेट्स हैं, जो दूसरी जो पार्टिसिपेटिंग पार्टीज हैं, जैसे कि इसके अंदर यूएसए, इजराइल और ईरान है, उसके साथ उस देश की भी कुछ लेवरेज होनी चाहिए, कि वो भी कुछ दोनों से बात मनवाने के लिए, या उनकी जो स्टेटेड पोजीशन है, जो उन्होंने स्टैंस लिया हुआ है, उससे उनको नीचे लाने के लिए, वो जो देश मध्यस्थता करा रहा है, उसके पास कुछ लेवरेज होने चाहिए। पाकिस्तान सिर्फ एक वेन्यू की तरह है। पाकिस्तान की ना तो कोई लेवरेज ईरान के साथ है, ना पाकिस्तान की लेवरेज, क्योंकि वो तो अमेरिका का टट्टू है, ना उसके पास उसके साथ लेवरेज है। अगर बातचीत होनी है, और बातचीत में कुछ आगे रिजल्ट निकलने हैं, पॉजिटिव रिजल्ट निकलने हैं, तो इसके अंदर दो देश हैं जो इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं, वो है रशिया और चाइना। जिस तरह से ट्रंप बोल रहे थे कि पहले दौर की बातचीत विफल होने के बाद लग रहा था पाकिस्तान हटेगा, तो शायद जिस तरह से टर्की और मिस्र ये कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब फिर से वहीं इस्लामाबाद में ही जो है दूसरे दौर की वार्ता हो रही है। त्यागी सर प्लीज आप बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस समय हमारी डिप्लोमेसी कहाँ चली गई थी, जब हमने अपने 30 वारशिप पिछले ही साल रेड सी में भेजे थे, लाल सागर में भेजे थे कि नहीं भेजे थे, जब अमेरिका ने वहां पे हुतियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया था। उस समय हमारी डिप्लोमेसी नहीं थी। आज हम डिप्लोमेसी की बात करें, मेरा ये कहना है कि क्या पे हाथ धरे बैठे रहे। मुझे नुकसान हो रहा है, हमारे घर के ऊपर नुकसान। अभी तक तो हमने अपनी फोर्थ साइड से किसी तरह रिजर्व वगैरह इकट्ठे करके, खास तौर पे अपने बंदरगाहों पे इकट्ठे करके रिजर्व काम चला लिया, लेकिन आने वाले समय में इसका इफेक्ट हमें ज्यादा झेलना पड़ेगा। संजीव, भारत क्या सोच रहा है? हमारा देश इस वक्त, हमारी पॉलिटिकल मूव हमारा आगे क्या हो सकता है? डिप्लोमेटिक तरीके से हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? क्या भारत का बिहेवियर होना चाहिए इस वक्त? देखिए, इस बात को ध्यान रखिए कि बार बार ये प्रश्न जब पूछा जाता है भारत सरकार से, विदेश मंत्रालय से, तो वो किसी भी चीज से पहले कहते हैं कि हमारे 140 करोड़ लोगों का जो हित है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। कौन किससे लड़ रहा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे हित क्या है। और हमारा हित ये है कि हमें एनर्जी रिसोर्सिंग जो हम करते हैं उसमें विविधीकरण हो, ज्यादा से ज्यादा देश से हम खरीद कर पाए और अपनी एनर्जी सप्लाई चेन को दुरुस्त रखें। लड़ाई नहीं खत्म होगी पाकिस्तान से, और ये जब तक नहीं चाहेंगे आपस में लड़ना, तब तक वो लड़ते रहेंगे, तो खत्म नहीं होगा। लिहाजा इसमें पढ़ने की अभी जो बहुत देर हो चुका है पूजा, और अभी इसमें घुस जाने में ऐसा नहीं है कि भारत को बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी ऐसे में, जबकि पाकिस्तान भी आपकी पीछे हमेशा खड़ा रहेगा। लिहाजा अपने हितों का हम ध्यान रखें और कोशिश करें कि इस पूरी प्रयास में क्या हम रूस और ईरान से तेल खरीद सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है।
बिल्कुल 140 करोड़ की जनता और उसके हितों का भी ख्याल रखते हुए भारत आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब नजर रहेगी सभी की इस्लामाबाद में कल होने जा रही दूसरे दौर की वार्ता। ईरान पहुंचता है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, खबरें जा रही है।